नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने क्लास 6 की हिस्ट्री शुरू की हुई है, तो आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अशोका के बारे में। आप लोग जानते हैं कि अशोका एक बहुत ही महान राजा के रूप में जाने जाते हैं, बहुत ही महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत दूर तक कर लिया था और आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने पढ़े हैं किसके बारे में? बुध और महावीर के बारे में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें भी कुछ बुध से संबंधित कुछ बातें आएंगी, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से और थोड़ा चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने की आदत डालिए दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। अशोका एक ऐसा शासक जिसने युद्ध को त्याग दिया था, आइए शुरू करते हैं। रोशंस रुपीज, रोशन के रुपया या रोशन के रुपये, रोशन के पैसे। जानते हैं कैसे हैं इसके पैसे? रोशन क्लच द क्रिस्प नोट्स दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे। कि क्या हुआ कि रोशन का जन्मदिन था और जन्मदिन पर रोशन के दादा ने उसको कुछ पैसे दिए थे, कुछ रुपये दिए थे, और रुपये बिल्कुल करारे थे, बिल्कुल करारे नए नए नोट थे। उन नोटों को लेते ही रोशन ने क्या किया, उनको अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया, कहीं कोई दोबारा मांग ना ले। वाइल सी बैडली वॉन्टेड टू बाई ए न्यू सीडी, जबकि वह क्या चाहती थी, रोशन क्या है, गुड़िया का नाम है, तो वह क्या चाहती थी, वह चाहती थी कि मुझे एक नई कैसेट लेनी है, मुझे एक नई सीडी लेनी है। सी ऑल्सो वॉन्टेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स, लेकिन वह उन नए नोट्स को, उन नए पैसों को, उन नए रुपयों को बड़े तसल्ली से, बड़े आराम से, बड़े निहार कर देखना चाहती थी और उनको देख भी रही थी। It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a teeny set of loins on the left. जब उसने उनको नोटों खोलकर देखा और बड़े ध्यान से देखने लगी, तो उसने पाया कि जो नोट के राइट साइड है, जो उसकी दाहिनी साइड है, दाहिनी तरफ, उसको दिखे कि भाई इस पर तो गांधी जी हंस रहे हैं, गांधी जी इस पर हंस रहे हैं। और जब उसने उसकी लेफ्ट साइड देखा, उसकी बाईं ओर देखा, तो उसने देखा कि यहाँ पर तो छोटे छोटे से कुछ शेर के चित्र बने हुए हैं। किसके? शेर के चित्र बने हुए हैं। अब यह चीज देखकर उसके मन में एक ख्याल आया, भाई लड़की बड़ी होशियार थी, बड़ी जागरूक थी, बड़ी जिज्ञासु टाइप की थी। उसने सोचा यार ठीक है, नोट है, एक कागज है, तो इसमें इन शेर की और इन गांधी जी की जरूरत क्या थी छापने की? ये क्यों छपे, क्या मतलब है छपना इनका? ठीक है, तो इस चीज में आगे चलते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था। अ वेरी बिग किंगडम एन एम्पायर। क्या दोस्तों? अ वेरी बिग किंगडम एन एम्पायर। अब बात आती है कि एक राज्य और एक साम्राज्य में क्या अंतर होता है। एक राज्य है, यहां पे लिखा है ए वेरी बिग किंगडम, एक बहुत बड़ा राज्य है, और आगे लिखा है बराबर है किसके? एक साम्राज्य के। तो एक साम्राज्य होता है जिसमें बहुत सारे छोटे 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 राज्य मिलकर एक राजा का बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। ठीक है, द लॉयंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। जो लोयन, जो शेर हम अपने रुपयों पर, अपने पैसों पर चिन्हित देखते हैं, या जो सिक्के हैं हमारे, उन पर भी हम देखते हैं, इसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है। यह कोई एक दिन दो दिन की बात नहीं है, इनके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है। दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। आपने देखा होगा इससे पहले वीडियो में, लेसन 6 में हमने सारनाथ के बारे में पढ़ा। सारनाथ क्या जगह थी? सारनाथ वह जगह थी जहां पर बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। ठीक है, उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बिहार के बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। वो वहाँ चल दिए, वाराणसी के पास सारनाथ पहुँचे और वहाँ पर जाकर उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया था। तो उसी सारनाथ की बात हो रही है कि सारनाथ में एक बुर्ज है, एक बहुत बड़ा बुर्ज है, और उस बुर्ज के ऊपर पत्थरों को काट काट कर ये शेर के चित्र बनाए गए हैं। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं दोस्तों। ये रहा, क्या है?
ये इसी तरह के शेर के चित्र आपको आपके नोट पर मिलते हैं। और ये शेर के चित्र जो हैं इनको पत्थरों को काटकर, पत्थरों को कुरेदकर, पत्थरों में से ही इन मूर्ति को निर्मित किया गया है। और इनको उस बहुत लंबे बुर्ज, जो बहुत लंबा पिलर है, उसके ऊपर स्थापित या उसके ऊपर इनको सेट कर दिया गया है। ठीक है। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वर कार्व्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन द रॉक सरफेसेस। अशोका जो कि इतिहास के बहुत प्रसिद्ध, बहुत महान शासक हैं, अशोका जो कि इतिहास के बहुत प्रसिद्ध और महान शासक हैं, उन्होंने ही निर्देश दिए थे या उनके ही निर्देशों पर क्या हुआ कि अभिलेख क्या होते हैं भाई, मान लो कोई राजा अपनी कोई बात प्रिंट कराना चाहता है, आजकल तो क्या है कि बुक निकाल देते हैं। ठीक है। तो उस समय क्या था कि राजा ने कहा भाई ये अभिलेख हैं, ये मेरे संदेश हैं, ये मेरे मैसेज हैं, इनको आप जगह जगह पर पिलर्स, जो बुर्ज होते हैं तो पिलर्स पर इनको उत्कीर्ण कर दो, वहां पर इनको खुरेद दो, या जो पत्थर हैं बड़े बड़े उन पर खुरेद दो। ठीक है। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि वाइट मार्बल लगता है घरों के बाहर, उस पर नाम लिखवाते हैं, तो आप जब उसको छूते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे उसको पत्थरों को काट कर उसके बीच में अंदर उसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से ये लोग भी पत्थरों पर या पिलर्स पर अपनी जो इंस्क्रिप्शन, अभिलेख होते थे, उनको गुतवाते थे, उनको खुदवाते थे, उनको कार्व कराते थे। या तो वे पिलर्स पर कर दे, जैसे कि मतलब बहुत बड़ा पिलर है, बहुत बड़ा खंबा है जिसको बुर्ज कहते हैं, और या फिर पत्थरों पर भी, चट्टानों पर भी। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शंस, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। अब इससे पहले कि हम लोग जाने कि उन्होंने अभिलेखों में क्या लिखवाया था, वे क्या संदेश देना चाहते थे, उससे पहले हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है कि उनका जो राज्य था, भाई इससे पहले वो राजा पढ़े हैं हमने, इससे पहले वो राजाओं के बारे में पढ़ा है, तो ऐसा क्या था कि उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता था कि भाई ये अशोक का साम्राज्य है। क्या है? ये अशोक का साम्राज्य है। जानते हैं ऐसा क्या है? द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड was founded by his grandfather चंद्रगुप्त मौर्य more than 2300 years ago। अब जो ये शासन था, जो ये एम्पायर था, ये जो साम्राज्य था जिस पर कि अशोक ने शासन किया था, इसके जो वास्तविक स्थापक थे वो अशोक के दादाजी थे, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्होंने लगभग 2300 साल पहले, अब से लगभग 2300 साल पहले उन्होंने इसकी साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय ए वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। और जो चंद्रगुप्त थे उनको समर्थन मिला हुआ था, उनको सहयोग मिलता था एक बहुत ही बुद्धिजीवी का, बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी का, एक बुद्धिमान प्राणी का, जिनका नाम था चाणक्य। आप सब लोग चाणक्य के बारे में जानते हैं, और चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य जी का दूसरा नाम कौटिल्य भी था। मैनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज वर रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। अब चाणक्य जी के जो बड़े महान विचार थे, उन विचारों को एकत्रित कर उन सभी विचारों को एक जगह इकट्ठा करके एक किताब लिखी गई, एक ग्रंथ लिखा गया, आप लोग ग्रंथ भी कह सकते हैं, एक बहुत अच्छी किताब लिखी गई, और उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाणक्य जी के द्वारा लिखी गई जो किताब है उसका नाम क्या है, तो आप एकदम बताओगे उसका नाम है अर्थशास्त्र। अब इसी के साथ हम यहाँ पढ़ते हैं कि एक वर्ड येलो में दिया हुआ है, ये डायनेस्टी। कि डायनेस्टी है क्या? सो दोस्तों, डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। क्या मतलब होता है? वंश। तो वंश का मतलब यहाँ पे क्या है? व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड ए डायनेस्टी। अब वंश क्या होता है? जब एक ही वंश के, जब एक ही परिवार के एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक राजा बनते जाते हैं, तो उस पूरी सीरीज को हम वंश कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि भाई शुरुआत की किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद उनके बेटे आए बिंदुसार, उसके बाद अशोक सम्राट बने। तो ये क्या हुआ? एक वंश हो गया, और वंश का नाम क्या हुआ? मौर्य वंश। कि ये मौर्य वंश का समय काल है, मौर्य वंश का शासन काल है। इस समय में इन मौर्य वंश के राजाओं ने शासन किया था। तो
जो मौर्य वंश के 3 प्रमुख या 3 खास शासक जो हुए वो यहाँ पे बताए गए हैं। चंद्रगुप्त, उनके बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोका। ये क्या हुआ, ये मौर्य वंश के कुछ राजाओं के नाम आपको बताए गए। तो वंश समझ में आ गया। वंश होता है जब एक ही परिवार के एक के बाद एक राजा किसी जगह पर शासन कर लेते हैं तो उसको हम वंश कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चैप्टर में बहुत सारे वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि चंदेल वंश पढ़ेंगे, चोल वंश पढ़ेंगे, पांड्य वंश पढ़ेंगे, पल्लव वंश पढ़ेंगे। ये सब क्या थे, वंश थे। आपको याद होगा बाबर, जो ये मुगल वंश, गुलाम वंश, ये सब क्या है, वंश है। क्यों, क्योंकि ये लगातार एक के बाद एक ही परिवार के कई सदस्य राजा बने थे। आइए अब यहाँ पर एक मैप पढ़ेंगे अभी हम, उसके बारे में पहले आप जान लो कि उसमें मिलेगा क्या। सो देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर, जो उनका साम्राज्य था उसमें बहुत सारे छोटे छोटे शहर थे। ठीक है, अभी हम देखेंगे वह काले रंग से, काले डॉट से बने हुए हैं, बताएंगे अभी। दीज इंक्लूडेड, और उन शहरों में शामिल थे क्या, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र भी शामिल थी, तक्षशिला भी शामिल था, उज्जैन भी शामिल था। तक्षशिला वाज ए गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। तो जो तक्षशिला नाम की जगह थी, जो तक्षशिला था, वह तक्षशिला बेसिकली एक आने जाने का रास्ता था। किसका, आपका उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया की तरफ। ठीक है, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के बीच आने जाने का एक रास्ता था। उसके बाद उज्जैन की बात आती है, तो उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। उज्जैन जो पड़ता था, उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत की ओर, उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर जाते हुए रास्ते में उज्जैन पड़ता था। अब शायद ऐसा हो सकता है कि जो ये जगह है यहाँ पर मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज। शायद हो सकता है जो व्यापारी हों या सरकारी अधिकारी हों या शिल्पकार हों, यह इन शहरों में रहते हों। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, और बाकी जगहों पर क्या था कि किसानों के गांव थे, पशुपालक के गांव थे। कुछ गांव थे जिनमें किसान और पशुपालक रहते थे। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। कुछ जगह तो ऐसी थी जहाँ पर जंगल थे, उन जंगलों में कुछ लोग रहते थे जिनको हम फूड गैदरर, जो कि जंगल में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब जो लोग अलग अलग जगह पर, उनके शासन में, उनके साम्राज्य में लोग अलग अलग जगह पर रहते थे और अलग अलग जगह पर रहते हुए वो लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते थे। दे प्रोबेबली आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। संभवतः वे लोग क्या करते थे, अलग अलग खाना भी खाते हो। भाई कहीं पर कुछ खाना मतलब कुछ मांसाहारी हो, कुछ शाकाहारी हो, या कुछ कहीं पर चावल ज़्यादा, कहीं पर अनाज ज़्यादा, कहीं पर अलग अलग चीज़ें खाते हों। एंड वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ एज वेल, और हो सकता है कि जगह बदलने के हिसाब से उन लोगों का पहनावा भी बदल जाता हो। ठीक है, अब देखिए जिस मैप की हम बात कर रहे थे वो मैप ये है। ठीक है, इसमें आपको कुछ जगह बताई गई हैं। इसमें जो मैं नाम बता रहा हूँ वे ब्लैक पॉइंट से लिखी हुई हैं कुछ शहर। जैसे कि हमने तक्षशिला की बात की, अगर आप तक्षशिला की बात करें तो ये आपका तक्षशिला हो गया। हमने अभी बात की थी किसकी, पाटलिपुत्र की, ये आपका पाटलिपुत्र जो कि अभी पटना है, आज का नाम उसका पटना है, उसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। ये आपका उज्जैन है। ठीक है, तो ये कुछ शहर हैं जो आपको मैप में दिखाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब बात आती है कि कैसे, जैसे हमने अभी शुरुआत की थी कि एम्पायर्स जो साम्राज्य है वह राज्य से अलग कैसे होते हैं, उनको राज्य से अलग क्यों कहा जाता है। तो पहला पॉइंट है एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। जो एम्परर्स, जो शासक होते हैं, उनको राजाओं से ज़्यादा संसाधन की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो शासन, जो साम्राज्य होता है वह एक राज्य से बहुत बड़ा हो जाता है
और उस बड़े साम्राज्य का ध्यान रखने के लिए शासकों को बड़ी सेना की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है। सो ऑल्सो दे नीड ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्टेड टैक्स। और जब उनका साम्राज्य बड़ा हो जाता है, उनकी सेना बड़ी हो जाती है, तो उनके क्षेत्र बढ़ जाता है, इसलिए उनको ज़्यादा सरकारी अधिकारी रखने की जरूरत भी पड़ती है, जिससे कि वो सरकारी अधिकारी उनका कर वसूलने में मदद करें या उनका कर वसूल सकें। ठीक है। आइए, रूलिंग द एम्पायर, एक साम्राज्य पर प्रशासन या एक साम्राज्य का प्रशासन कैसा होता है वह हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। जैसे कि साम्राज्य बढ़ जाता है, भाई मान लो एक तरफ बात आए कि भाई एक तरफ तो आपको देखना है गोवा, छोटा सा राज्य है, ठीक है। एक तरफ बात करें उत्तर प्रदेश की, जो कि बड़ा राज्य है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके दो सहायक मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री दो हैं। बाकी हर राज्य में एक मुख्यमंत्री है, ठीक है, एक उप मुख्यमंत्री है। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पावर को बांट दिया है, शक्ति को बांट दिया है। जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी अकेले मुख्यमंत्री हैं और इनको दो उप मुख्यमंत्री दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए, ऐसे जब साम्राज्य बढ़ जाता है तो उसके बढ़ने के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीकों से क्या होता है, शासन किया जाता है, अलग अलग ढंग से शासन किया जाता है। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। तो जो पाटलिपुत्र थी वह तो उनकी राजधानी थी। अब राजधानी थी तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो शासक थे वो अपने आप ही नियंत्रण कर लिया करते थे, अपने आप उसकी देखरेख कर लिया करते थे। अब वे इसके लिए करते क्या थे, दिस मीन्ड दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्टपर्सन्स एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया। अब जो उनके आसपास का क्षेत्र थे उसमें मान लो गांव भी थे, किसान भी थे, पशुपालक भी थे, शिल्पकार भी थे, व्यापारी भी थे, तो उन सब से कर वसूल करने के लिए महाराजा क्या करते, शासक क्या करते थे, राजा क्या करते, जो महाराजा है वे क्या करते थे, वह सरकारी अफसरों की नियुक्ति करते थे। क्या करते थे, सरकारी अफसरों की नियुक्ति करते थे। ऑफिशियल्स आल्सो पनिश दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर। अब शासक का जो आदेश होता था, अगर कोई व्यक्ति, कोई जनसाधारण उनके नियमों का उल्लंघन कर दे तो ये जो सरकारी अधिकारी होते थे उसको दंड भी दे दिया करते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। इनमें से बहुत सारे सरकारी कर्मचारी को वेतन दिया जाता था। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो। जो इनके संदेशवाहक होते थे, वे यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। एंड स्पाइस केप्ट ए वॉच ऑन द ऑफिशियल। और जो इनके जासूस होते थे वह सरकारी अधिकारियों के कामों पर भी ध्यान रखते थे कि भाई काम सारा सही हो रहा है, क्या कोई व्यक्ति घपला कर रहा है, क्या कोई सरकारी अधिकारी ऐसा काम कर रहा है जिससे कि सम्राट के शासन पर कोई उंगली उठा दे, तो इस पर भी ध्यान रखते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल। और वास्तव में जो एम्परर होते थे, जो शासक होता था, वह अपने सभी कार्यकर्ताओं के कामों पर भी ध्यान रखता था। लेकिन कैसे, भाई अकेला व्यक्ति कैसे ध्यान रखेगा, तो कैसे, विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। कैसे, वे जो शाही परिवार होते थे, जो राज परिवार होते थे, उनके सदस्यों की मदद से, और जो उनके सीनियर मिनिस्टर और जो उनके वरिष्ठ मंत्री होते थे उनकी मदद से वह अपने सभी सरकारी अधिकारियों पर और उनके काम पर ध्यान रखते थे। देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस। अब वहाँ पर क्या था, बहुत छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्र होते थे या प्रांत होते थे। ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। और जो छोटे छोटे क्षेत्र होते थे या छोटे प्रांत होते थे उन पर प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था।
और प्रांतीय राजधानी जैसे कि आपको बताया था तक्षशिला और उज्जैन, ये क्या थे, प्रांतीय राजधानी थे। Although there was some amount of control from Patliputra and royal princes were often sent as governors, local customs and rules were probably followed। अब क्या होता था, इन प्रांतों में कुछ हद तक या किसी हद तक पाटलिपुत्र से भी नियंत्रण किया जाता था। कैसे, पाटलिपुत्र से नियंत्रण किया जाता था। अब यहाँ पर राजा क्या करते, सम्राट क्या करते थे, वह अपने जो मतलब रॉयल प्रिंसेस जो कि शाही राजकुमार होते थे, जो उनके राजकुमार होते थे, उनमें से किसी को सपोज करो किसी प्रांत में उन्होंने उनको गवर्नर बना के भेज दिया। क्या करके, गवर्नर बना के भेज दिया करते थे। वह वहाँ का ध्यान रखता था। गवर्नर जो आपका राज्यपाल होता है, आज भी गवर्नर होता है ना राज्यपाल, तो उसी तरीके से वे अपने राजा जो उनके शाही परिवार है उसमें से किसी राजकुमार को वहाँ पर ध्यान रखने के लिए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त कर दिया करते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर लोकल कस्टम एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को माना जाता था। इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को माना जाता था। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो जो इनका केंद्र होता था, जो इनका प्रादेशिक केंद्र होता था, उनके बीच में बहुत जगह होती थी, वह विस्तृत क्षेत्र फैला होता था। मान लो बात करें पाटलिपुत्र की, तक्षशिला की, उज्जैन की, तो आपने देखा होगा कि तक्षशिला तो बिल्कुल ही उत्तर में है, पाटलिपुत्र आपका उत्तर पूर्व में है, तक्षशिला आपकी मध्य में उज्जैन आपका मध्य के आसपास है। तो जो इतना बड़ा साम्राज्य में इन छोटे छोटे प्रांतों के बीच में जो उनकी केंद्र होता था, प्रादेशिक केंद्र, उनके बीच में काफी विस्तृत एरिया होता था, काफी फैला हुआ क्षेत्र हुआ करता था। Here the Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute। अब इन क्षेत्रों में क्या हुआ, जो मौर्य थे, जो मौर्य साम्राज्य था, जो मौर्य के राजा थे, वे क्या करते थे, वे इनकी सड़कों पर, इनकी नदियों पर अपना नियंत्रण करने का प्रयास करते रहते थे। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मार्ग था, एक अच्छा तरीका था कर जनरेट करने का, पैसे को बनाने का। क्यों भाई, मान लो इससे क्या होता था, कोई यहाँ से वहाँ सामान लेकर जा रहा है तो आप उस पर टैक्स लगा सकते हो, कस्टम ड्यूटी लगा सकते हो, उससे आप पैसा ले सकते हो। ठीक है, अब मान लो कोई कैसे लेते थे, सीधी सी बात है, एक तो ये सड़कें और नदियाँ ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सही थी, इनसे यातायात बहुत अच्छा होता था। दूसरा, जो भी साधन, जो भी रिसोर्स, जो भी चीज़ें आती थी यह उनको इकट्ठा करते थे। अब चाहे वो टैक्स हो, कर हो, चाहे वो भेंट हो, ट्रिब्यूट, भेंट, या आप कह सकते हो नजराना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बात करें, अर्थशास्त्र में यह बताया गया है दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। अब क्या है कि अर्थशास्त्र जो किताब लिखी गई थी, किसने लिखी थी, जो कि हमारे बताइए चाणक्य जी ने लिखी थी, उसमें यह वृत्तांत है कि जो आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर कंबल का महत्व था, कंबल बहुत बनाया जाता था। और जो आपका दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में सोना और कीमती पत्थर बहुत अधिक मात्रा में मिलते थे, सोना और कीमती पत्थर बहुत अधिक मात्रा में मिलते थे। इट इज पॉसिबल, अब यह संभव है कि दीज रिसोर्सेज की जो ये संसाधन थे, ये जो वस्तुएं थी, ये एक नजराने के रूप में इकट्ठी की जाती हों। जो वहां के लोग थे वह नजराने के तौर पर सम्राट को आकर उपहार के तौर पर दे दिया करते हों, यह भी संभव है। तो जानते हैं यार ये ट्रिब्यूट होता क्या है, ये ट्रिब्यूट हुआ क्या, नजराना क्यों, भेंट क्या है। अनलाइक टैक्सेस,
जैसे कि टैक्स इकट्ठा करते हैं। अब टैक्स इकट्ठा करते हैं कैसे? टैक्स आपको नियमित रूप से मिलता है। आपने बोल दिया कि भाई आपको हर महीने इतना टैक्स देना है, आपको हर साल इतना टैक्स देना है, आपको हर 6 महीने में इतना टैक्स देना है, फसल कटते ही टैक्स देना है, अपने जो कारीगरी की उसको बिकते ही टैक्स देना है। तो उसी तरीके से क्या हुआ, टैक्स क्या हुआ, यह तो आपको नियमित समय पर मिलता है, लेकिन जो ट्रिब्यूट होता है, जो नजराना होता है, वह आपको कभी कभी मिलता है, और वह जब व्यक्ति की इच्छा हो, जब व्यक्ति के पास वह चीज उपलब्ध हो, वह तभी आपको नजराना दे सकता है, और तभी आप उससे नजराना लेते हुए अच्छे भी लगते हो। ठीक है, मान लो आजकल आप गिफ्ट लेते हो, अब आपका बर्थडे आया, बर्थडे पे आपने कहा दोस्त से कि यार मुझे गिफ्ट दे, तो जो आपने कह दिया वो गिफ्ट नहीं है, लेकिन आपका बर्थडे है, आपका दोस्त है, सरप्राइज आप उसने गिफ्ट दे दिया कि ले भाई मेरी तरफ से ये तुझे मैं दे रहा हूं पेंसिल, तो वो गिफ्ट है, उसकी एक वैल्यू है। लेकिन आप कह के लेते हो भाई मेरा बर्थडे है, मुझे आज गिफ्ट पे ये चाहिए, तो वो गिफ्ट नहीं है। नजराना भेंट वह होती है जो सामने वाला आपको अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से, प्यार से दे। ठीक है, तो वो होता है ट्रिब्यूट। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स। अब वहां पर क्या बचते हैं, वहां पे आते हैं जंगली क्षेत्र। क्या आते हैं? जंगली क्षेत्र। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। वे लोग जो इन क्षेत्रों में रहते थे वे किसी न किसी हद तक स्वतंत्र थे। भाई नॉर्मली अगर हम बात करें गांव की या इनके आसपास की राजधानियों की, तो उसमें क्या था, इसमें तो लोग इन पर आश्रित थे, इन पर डिपेंडेंट थे, इनको चीजें देते थे। लेकिन जो जंगलों में रहते थे उन वे थोड़े किसी न किसी हद तक स्वतंत्र थे। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। लेकिन जो आपके मौर्य वंश के जो पदाधिकारी थे या मौर्य वंश के शासक थे, वे उनसे उम्मीद करते थे और उनसे इच्छा रखते थे कि यार यहाँ से भी हमें कुछ मिले, हमें यहाँ से भी कुछ चीज मिले जो कि हमारे साम्राज्य के लिए उपयोगी हो। जैसे एलिफेंट, हाथी, टिम्बर, लकड़ी, हनी, शहद या मधु, एंड वैक्स और मोम। किसको? जो मौर्य वंश के अधिकारी होते थे उनको ये चीजें मिल जाया करती थी। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक आता है द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। मतलब कि राजधानी में जो शासक था वह कैसे अपना शासन किया करते थे। अब यहां पर एक नाम आया मेगास्थनीज, इसको याद रखना। मेगास्थनीज एक राजदूत था, एक राजदूत था, एक एम्बेसडर था, who was sent to the court of चंद्रगुप्त मौर्य by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator। यहाँ पे आपको 3 नाम ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे? एक तो पूछा जाएगा मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसने भेजा था, किसका राजदूत था? तो यह सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? यह आपका पश्चिमी एशिया का यूनानी शासक था। कौन था? पश्चिमी एशिया का यूनानी शासक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और उसके दरबार से, उसने अपने दरबार से मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। याद रखना, मेगास्थनीज ने जो भी उनके शासन में देखा, किसके? चंद्रगुप्त के, उसने जो वहां देखा वह सब चीजें उसने अपने एक कथन में या उसका विवरण उसने लिखा है। ठीक है, उस विवरण का एक अंश यहां पर आपको बताया गया है कि उसने क्या लिखा। द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। उसने बताया कि जब भी कोई त्योहार होता था या जब कभी राजा प्रजा के बीच में आता था तो वह बड़ी, उसका जो जश्न होता था बहुत बड़ी शोभा यात्रा के रूप में होता था। मान लो जैसे कोई त्योहार हो रहा हो। ही इज कैरिड इन ए गोल्डन प्लैंक्विन। गोल्डन प्लैंक्विन होती है आपकी क्या, वे पालकियां में देखिए ना, पालकी। तो जो राजा आता था उनको सोने की पालकी में लाया जाता था। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। और जो उनके अंगरक्षक होते थे वह हाथियों पर बैठकर या हाथियों की सवारी करते हुए चलते रहते थे। और हाथी कैसे? हाथी सोने और चांदी से
सजे होते थे। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लिव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरट्स सर्किल अराउंड द हेड ऑफ द एम्परर। और उनके साथ साथ कुछ सेवक, कुछ अंगरक्षक पेड़ लेकर चलते थे और उस पेड़ पर तोते बैठे रहते थे और वे तोते बार बार, वे तोते क्या थे, प्रशिक्षित थे, ट्रेंड थे, और वे तोते बार बार जाते राजा के सर के चारों ओर, जैसे कि मुकुट होता है उसके चारों ओर ऐसे घूमते और वापस आकर पेड़ पर बैठ जाते। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। और आमतौर पर जो राजा होते थे वह शस्त्रधारी महिलाओं से घिरे होते थे। मतलब उनके चारों तरफ महिलाएं होती थी, हथियारबंद महिलाएं, उनके चारों तरफ महिलाएं होती थी। हथियार मतलब वे महिलाएं जो हथियार रखती, जिनके हाथों में हथियार होते थे, तो हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। अब यार राजा है, राजा के चारों तरफ इतने लोग क्यों, ये हथियार क्यों, हाथी क्यों, ये क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनको डर रहता था कि कहीं कोई दुश्मन आकर हम पर हमला ना कर दे। ही हैज स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। इसके अलावा उनके साथ ऐसे नौकर भी रहते थे, मान लो वे कहीं पर गए या घर अपने महल में ही खाना खाते थे, तो उन्हें खाना खाने से पहले वह खाना पहले उनका कोई खास नौकर चखता था, जिससे कि उनको पता लग जाए भाई चलो ठीक है, खाना ठीक है, इसको हम खा सकते हैं, खाने में किसी ने कोई जहर वहर नहीं मिलाया। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। और ऐसा भी था, जैसा कहते हैं भाई राजाओं के पास इतने बड़े बड़े कमरे क्यों होते हैं, इतने कमरे तो जरूरी भी नहीं है, जब वे अकेले हैं तो कहीं भी सो सकते हैं, एक कमरे में सो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होता था कि ये राजा कभी भी एक कमरे में लगातार 2 रातों के लिए नहीं सोते थे। क्यों? मान लो किसी कमरे में आज सोए, कोई गद्दार मिला, उसने कहा उसमें सो रहे हैं, तो बंदा गया और उसमें उसने जाकर उनको खत्म कर दिया। तो उस चीज से बचने के लिए ये रोज अलग अलग कमरों में सोते थे। अब बात आती है यहाँ पे कुछ वर्णन किया गया पाटलिपुत्र के बारे में भी। अब पाटलिपुत्र क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो आज का पटना है उस समय का पाटलिपुत्र कहा जाता था। दिस इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। यह एक बहुत ही बड़ी, विशाल और सुंदर सिटी है, शहर है। इट इज सराउंडेड बाय ए मैसिव वॉल। और इसके चारों ओर यह एक बहुत बड़ी दीवार से घिरी हुई है। इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। और इस दीवार में 570 बुर्ज, मतलब बड़े बड़े टावर, और 64 द्वार हैं। द हाउसेज ऑफ 2 और 3 स्टोरीज आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक। अब जो यहाँ 2 मंजिले या 3 मंजिले जो मकान बने हुए हैं वह लकड़ी से और कच्ची ईंट से बने हुए हैं। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स। और जो राजा का महल है वह भी किससे, वह भी लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन उसको खुदे हुए पत्थरों से सुसज्जित किया गया है, अलंकृत किया गया है, सुंदर बनाया गया है। इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। और ये जो महल होता है इनका, ये महल के चारों ओर बगीचे हैं, इन महल के चारों ओर बगीचे और चिड़ियाओं के रहने के लिए बसेरे आपको इन महल के चारों ओर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब बात आती है अशोका ए यूनिक रूलर कि जो अशोका है वह एक अनोखा शासक कैसे है, क्यों है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। अनोखा सम्राट क्यों? अशोका एक अनोखा सम्राट कैसे? द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका। मौर्य वंश का सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध, सबसे नाम वाला राजा कौन? अशोका। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription। और यह ही वह पहला राजा हुआ, पहला शासक हुआ जिसने अपने संदेशों को, अपने मैसेजों को जनता तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों को उत्कीर्ण कराया, अभिलेखों को खुदवाया। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और अशोका के जो अभिलेख हैं वह ज़्यादातर प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अशोका के जो ज़्यादातर या अधिकांश, या आप कह लो अशोका के जो अधिकांश अभिलेख हैं वह प्राकृत भाषा में
और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अशोकाज वार इन कलिंगा। अब यहां पर हम पढ़ेंगे कलिंगा के साथ अशोका का युद्ध। अशोका का युद्ध कहां पर? कलिंग में। ठीक है, क्या था? कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। देखो आज तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, कलिंगा सुना होगा, आपने मूवी भी देखी होगी जिसमें अशोका की लड़ाई दिखाई गई थी, लेकिन अब जो बहुत जरूरी बात है वह आपको पता होनी चाहिए, कलिंगा था कहां पर? कलिंगा जो आपका जो उड़ीसा है, तटीय उड़ीसा। कौन सा? तटीय उड़ीसा। तटीय क्यों? वह तट जो उसका बंगाली खाड़ी की तरफ है। तट होता है किनारा, तो उड़ीसा बंगाली खाड़ी की तरफ है, तो उधर जो तटीय उड़ीसा है उसको कलिंगा कहते थे। ठीक है। अशोका फॉट ए वार टू कॉन्क्वायर कलिंगा। अशोका ने एक लड़ाई, एक युद्ध किया कलिंग को जीतने के लिए। However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. अब अचानक हुआ क्या भाई? इससे पहले भी उसने युद्ध किए हैं, इससे पहले भी पूरे भारत में उसने अपना साम्राज्य फैलाया है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ, इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ कि उस खून खराबे को देखकर जो हमारे अशोका थे वह अंदर से घृणित हो उठे। उन्हें खुद से ही घृणा होने लगी, उन्हें युद्ध के नाम से ही घृणा होने लगी। वे वितृष्णा से भर गए और उन्होंने निश्चय किया कि मैं नॉट टू फाइट एनी मोर वार्स, कि अब मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। उन्हें इतनी ग्लानि हुई, इतनी घृणा हुई कि मैं अब से कोई युद्ध नहीं करूंगा। ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वार। और ये इतिहास में दुनिया के पहले शासक थे जिन्होंने एक जगह को जीत लिया, एक युद्ध को जीत लिया, और युद्ध के विजेता होने के बाद भी उन्होंने उस जीते हुए क्षेत्र को छोड़ दिया। ठीक है, उस मतलब विजेता हो गए, लेकिन उस विजेता का श्रेय लेना इनको गवारा नहीं हुआ, मंजूर नहीं था। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अशोक के जो अभिलेख है। अशोक ने अभिलेख में बताया है कलिंग वार के बारे में कि वहां पर ऐसा क्या हुआ जिससे कि उनका इतना ज्यादा मन हट गया युद्ध से। क्यों हटा वह देख लेते हैं। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे कुछ अंश लिया गया है उस चीज से जो बात अशोक ने बताई है अपने इंस्क्रिप्शन में, अपने अभिलेख में। क्या बताया? 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग, कि राजा बनने के 8 साल बाद, आई कॉन्क्वर्ड कलिंग, मैंने कलिंग को जीता। About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh of people were killed. लगभग 1.5 लाख लोग तो हमने बंदी बना लिए। क्या किया? लगभग 1.5 लाख लोग तो हमने पकड़ लिए, बंदी बना लिए, और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। This filled me with sorrow, और इससे मैं बहुत दुखी हुआ, मैं अंदर से दुख से भर गया। Why? क्यों भर गया? Whenever an independent land is conquered, जब आप कोई स्वतंत्र राज्य है, जब आप कोई दूसरा राज्य जीतते हैं, lakhs of people die, तो लाखों लोग मरते हैं, and many are taken prisoner, और कई लाख को तो आप बंदी बना लेते हैं। ब्राह्मण्स एंड मोक्ष also die, और इन युद्धों में बहुत सारे ब्राह्मण भी मरते हैं और बहुत सारे भिक्षु भी मरते हैं। People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die or lost their loved ones. वे लोग जो अपने सगे संबंधी और अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, वे लोग जो अपने गुलामों और अपने दासों के मरने पर या अपने प्रियजनों के खो जाने पर क्या हो जाते हैं? उनके प्रति दयालु होते हैं, उनको बहुत मिस करते हैं या खो देते हैं। दैट इज वाई, इन्हीं चीजों को ध्यान में देखते हुए, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा, और अब मैंने यह निश्चित कर लिया कि मैं अब क्या करूंगा? मैं अब धर्म का पालन करूंगा। एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल, और अब मैं इसके बारे में दूसरे लोगों को शिक्षा दूंगा,
दूसरे लोगों को बताऊंगा। ऐसा अशोक ने निश्चित कर लिया था, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया था। ठीक है। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज मच बेटर देन कॉन्क्वरिंग देम थ्रू फोर्स। उनका यह मानना था, उनका यह मत था कि धम्म की हेल्प से, धम्म से आप लोगों को अगर जीतते हैं तो वह उनको युद्ध से या बल से जीतने से कहीं ज्यादा अच्छा है। अब धम्म दो बार आ गए। धम्म है क्या? धम्म 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 है क्या? धम्म एक प्राकृत भाषा में इस्तेमाल होने वाला शब्द है जो कि संस्कृत भाषा के धर्म से लिया गया है। अगर संस्कृत भाषा में आप धर्म कहते हैं, धर्म, तो धर्म का जो प्राकृत शब्द है वह धम है। क्या है? धम है। ठीक है। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज। अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरा ये संदेश है भविष्य के लिए लोग इसको पढ़ सकें, मैं इसको क्या कराऊंगा? मैं इसको खुदवाऊंगा, मैं इसको उत्कीर्ण कराऊंगा। सो दैट, जिससे कि माई सन, मेरा बेटा, एंड ग्रैंडसन, और मेरा पोता मेरे बाद कभी भी युद्ध के बारे में, युद्ध करना तो दूर, उसके बारे में सोचे भी ना, उसके बारे में सोचे भी ना। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक, इसके बजाय वह सोचें कि हम हाउ टू स्प्रेड धम्म, कि हम इस धर्म को फैलाएं कैसे, कि हम जो अशोक ने, हमारे बाबा ने, हमारे पापा ने शुरू किया था उसको हम फैलाएं कैसे। अब देखिए वही लाइन आ गई कि धम्म है क्या? धम्म एक प्राकृत शब्द है किसके लिए? जो संस्कृत शब्द है धर्म के लिए इन्होंने धम्म का इस्तेमाल किया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट, व्हाट वाज अशोकास धम्म। अब हम इतनी देर से धम्म पढ़ रहे हैं, ये धम्म है क्या? अशोक का जो धम्म है वह क्या है? उसका क्या मतलब है? उस धम्म में क्या क्या है? आइए, अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ ए सैक्रिफाइस। अशोक का जो धम्म है इसमें यह कहता है कि भगवान की पूजा या बड़े बड़े यज्ञ करना जरूरी नहीं है। इनके धम्म में है कि भाई न तो हमें भगवान की पूजा करना जरूरी है और न ही बड़े बड़े यज्ञ करना जरूरी है। He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. उनका मानना था कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसे शिक्षित करने का प्रयास करता है, उसी तरीके से उसका फर्ज है, एक राजा का फर्ज है, अशोक का फर्ज है कि वह अपनी प्रजा को भी निर्देश दे, अपने प्रजा को भी शिक्षा दे, अपनी प्रजा को भी सही गलत का अनुसरण कराए। He was also inspired by the teachings of the Buddha। और जो हमने कल बुद्ध के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, बुद्ध और जैन धर्म के बारे में, तो जो बुद्ध की टीचिंग्स थी, बुद्ध की जो शिक्षा थी, बुद्ध के जो उपदेश थे, तो हमारे जो अशोका हैं, ये सम्राट अशोक भी बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित थे। किससे? बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। क्या थे? बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। देयर वर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। लेकिन उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आई जिन्होंने उनको परेशान किया। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या था? उनके साम्राज्य में जो लोग थे वह अलग अलग धर्म का अनुसरण करते थे, अलग अलग धर्म को मानते थे, और इस वजह से कभी कभी तो उनमें बहसा बहसी और टकराव या गुत्थम गुत्था हो जाया करती थी। एनिमल्स वर सैक्रिफाइस, जानवरों की बलि दी जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, और जो गुलाम या दास होते थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। बिसाइड्स देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमंगस्ट नेबर्स। अब क्या इसके अलावा भी क्या होता था कि परिवारों में झगड़े होते थे और जो पड़ोसी थे उनमें भी हमेशा लठ बजता रहता था, उनमें भी हमेशा लड़ाई होती रहती थी। अशोका ने महसूस किया इट वॉज हिज ड्यूटी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम्स, कि यह उसका कर्तव्य है, यह उसका फर्ज है इन सभी समस्याओं का
समाधान निकालना। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज द धम्म महात्मा हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म। तो इसके लिए उन्होंने एक समाधान निकाला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनके सरकारी अधिकारी नियुक्त किए, उन्होंने सरकारी अधिकारी नियुक्त किए और उन सरकारी अधिकारियों को नाम दिया गया धम्म महात्मा। क्या नाम दिया गया? धम्म महात्मा। और उनको निर्देश दिया कि भाई तुम एक काम करो, तुम जगह जगह पर जाओ और वहां की जनता को धम्म के बारे में बताओ, वहां की जनता को धम्म से परिचित कराओ, धम्म के बारे में अनुसरण कराओ। बिसाइड्स अशोका गोट his message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read this message to those who could not read it themselves। इसके अलावा अशोक ने जो अपने संदेश थे, धम्म के संदेश थे, उन सबको पत्थरों पर या खुर्जों पर, जो बुर्ज होते हैं, बड़े बड़े खंबे पिलर होते हैं, उन पर खुदवा दिया, उन पर उत्कीर्ण करा दिया और अपने जो ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे, उनको बोल दिया कि भाई आप सब लोग ये सब लोगों को पढ़कर सुनाओगे, खासकर उन लोगों को जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। ठीक है, वेरी गुड। इतने अच्छे अच्छे काम किए थे अशोका ने। फिर तो ये है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, देखो कितनी अच्छी पिक्चर, देखने में इतनी अच्छी लग रही है कि पता नहीं कैसे बनाई गई थी। ये है रामपुर बुल। क्या है? रामपुरवा बुल, रामपुरवा बैल है। और ये इतना सुंदर लगता है ना, पता नहीं कैसे बनाया होगा। और ये उस टाइम की इनकी कला है। ये मूर्ति से आप पता लगा सकते हो कि उस टाइम कला कितने चरम पर थी, उन्होंने कितनी बेहतरीन बेहतरीन कलाएं बनाई होगी। ठीक है, ये भी मौर्य के जो बुर्ज है उसका ये हिस्सा है, जो कि हमें बिहार में एक जगह है रामपुरवा, वहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। और आजकल अगर आप ये देखें तो ये आजकल वहां पर नहीं है, यह राष्ट्रपति भवन में पहुंचा दिया है। कहां पर? राष्ट्रपति भवन में पहुंचा दिया है। आइए, अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। इसके अलावा भी अशोक ने क्या किया, अपने दूत को दूसरे देशों में भी भेज दिया। कहां कहां पर? जैसे कि सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में और श्रीलंका में। कहां पर? सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका। यहां पर भेजा क्या करने के लिए? धम्म का प्रसार करने के लिए, धम्म को फैलाने के लिए इन जगहों पर भी अशोक ने अपने दूत को भेज दिया। ही बिल्ड रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेज। अशोक ने बहुत सारी सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम स्थल या विश्राम गृह भी निर्मित कराए, उनका निर्माण कराया। बिसाइड्स ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अशोका ने चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। क्या कराई? चिकित्सा, इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई। अब वह इलाज चाहे वहां पे आदमी आए, इंसान आए, चाहे वहां पर जानवर आए, सबके लिए उसने चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट, अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। अब यहां पर है कि अशोका के अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश थे, अशोका के अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश थे। पीपल परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न और व्हेन दे गो ऑन ए जर्नी। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। इन्होंने कहा कि जो हम लोग हैं, जो लोग हैं, हमारी प्रजा है, हमारे यहाँ पर मनुष्य है, ये बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज मानते हैं। जैसे मान लो बीमार हो गए तो ये अनुष्ठान कर लो, बच्चे की शादी है तो ये अनुष्ठान कर लो, बच्चा पैदा हुआ ये अनुष्ठान है, या कहीं लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो उससे भाई पहले ये पूजा पाठ कर लो, अनुष्ठान कर लो। ये तो उन्होंने कहा कि जो रिचुअल्स हैं, जो अनुष्ठान हैं, ये किसी भी इस्तेमाल के नहीं है, किसी भी काम के नहीं है, इनका कोई उपयोग नहीं है। इफ इंस्टेड, इसके बजाय, अगर इन अनुष्ठानों के बजाय पीपल
ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, जो लोग हैं वह कुछ काम करना शुरू कर दें, कुछ रीतियां को अपना लें जैसे, तो ये ज़्यादा फलदायक होंगी। क्या होंगी? ये ज़्यादा फायदे की होंगी, ये ज़्यादा अच्छी होंगी। क्यों? व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिस? अब ये दूसरी रीतियाँ क्या थी, ये रिवाज क्या थे, ये दूसरे काम क्या थे, आइए जानते हैं। दीज आर, ये रीति थी क्या? बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, कि जो आपके गुलाम हैं, जो आपके नौकर हैं, उनसे आप बड़ी दयालुता वाला व्यवहार करें, उनके साथ आप बहुत अच्छा व्यवहार करें। रेस्पेक्टिंग वंस एल्डर, जो आपके बड़े हैं, बड़ों का आदर करें। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपेशन, जितना भी जीव है, जो भी इस पृथ्वी पर जीव है, उनके साथ दया का भाव रखें। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, जो आपका ब्राह्मण मिलते हैं, जो भिक्षु आते हैं, उनको खुशी खुशी दान दें। ईच वन शुड रेस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, और हर एक व्यक्ति को दूसरे धर्म की इज्जत या दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर, यह दोनों ही बातें गलत हैं, अपने धर्म की तारीफ करना और दूसरे धर्म को निरादर करना, दूसरे धर्म के लिए गलत कहना, ये दोनों ही बातें गलत हैं। If one praises one's own religion while criticizing the other, one is actually doing greater harm to one's own religion. अगर हम अपने धर्म की तारीफ कर रहे हैं और दूसरे धर्म की आलोचना करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे ही धर्म का नुकसान होता है, हमारा ही धर्म बुरा बनता है। Therefore, one should try to understand the main ideas of another religion and respect it. इसलिए हर एक व्यक्ति को दूसरे धर्म की जो मुख्य मुख्य विचार हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन पर अनुसरण करना चाहिए और उन सब के बाद उनका आदर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थे उपदेश, ये थे संदेश जो अशोका ने अपनी प्रजा को दिए थे। अब ये देखो, ये यहाँ पर एक वर्ड दिखाया है, क्या है ये? एक्चुअली ए है। क्या है? ए। और देखिए अलग अलग बना हुआ है, तो अलग अलग बना हुआ है क्यों? अलग अलग भाषा में। ये है प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में ए ऐसे लिखा जाता था। देवनागरी हिंदी लिपि में ए ऐसे लिखा जाता है। ये बंगाली में ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में ऐसे, और तमिल में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आपने भाषा में जो अंतर है वह भी आपने यहाँ पर देख लिया है। अब यह सब जो हो रहा था, यह हमारे उपमहाद्वीप पर, हमारे भारत के इर्द गिर्द हो रहा था। अब हम देखते हैं कि भाई कहीं और भी तो कुछ ना कुछ घटना हो रही होगी। वह क्या थी? एल्सवेयर, कहीं और क्या घट रहा था। तो हमारे मौर्य साम्राज्य से भी थोड़ा समय पहले हमने पढ़ा था कि 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे उससे थोड़ा सा पहले कितना, लगभग 2400 साल पहले की बात है। चाइना का जो शासक था, चाइना का जो साम्राज्य का शासक था, उसने वहाँ पर दीवार बनानी शुरू की। जो आज हम देखते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की दीवार, वह तब बनानी शुरू हुई थी, अब से लगभग 2400 साल पहले। इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल। और इसका जो उद्देश्य था, इस दीवार को बनाने का जो उद्देश्य था, वह था कि उत्तरी सीमा से, जो चीन की उत्तरी सीमा है, वहाँ से जो ये पशुपालक लोग होते हैं, जो ये पशु चराते हैं, बेचारे लोग, चरवाहे जो होते हैं, जो पशु पालते हैं, ये उधर न घुस जाए, इनको रोकने के लिए उसने इतनी बड़ी दीवार का निर्माण कराया। Addition to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting. अब क्या हुआ, इस दीवार को बनने में 2000 साल लग गए। कितने? इस दीवार को बनने में 2000 साल लग गए। क्यों? क्योंकि जो साम्राज्य था इतना बड़ा, इनका जो शासक था, वह अपने साम्राज्य की सीमा को बार बार बदल देता था। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग, और यह जो दीवार है, यह लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 6400 किलोमीटर लंबी है। एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक विद ए रोड अलोंग द टॉप, और यह ईंट और पत्थरों से बनी हुई है, और इसके ऊपर
क्या है, सड़क भी है, एक रोड है, एक सड़क बनाई गई है। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्कड टू बिल्ड द वॉल, कई लाखों लोग लगे, कई लाख लोग लगे इस दीवार को बनाने में, बहुत मजदूरों की जरूरत पड़ी थी इस दीवार को बनाने में। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलोंग एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 to 200 मीटर, और हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर, हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर चलते ही यहाँ पर निगरानी रखने के लिए बुर्ज भी बने हुए हैं। निगरानी रखने के लिए जो पिलर्स हैं, बुर्ज हैं, टावर हैं, वह भी बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इन व्हाट वेज, किन तरीकों से डू यू थिंक अशोकाज एटीट्यूड टूवर्ड नेबरिंग पीपल्स वाज डिफरेंट, कि कैसे अशोका का जो विचार था वह चाइना के शासक के विचारों से कैसे अलग था। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कैसे अलग था, क्यों अलग था। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है, ये इसकी एक्सरसाइज है, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद आप इसको सोल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी के रूप में पढ़ा हुआ आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, ये चीज़ आप ध्यान भी रखेंगे और ये चीज़ें आपके याद भी हो गई होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इनको आप नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका मैप है जो व्यापार का रूट दिखाता है, जिसमें कि सिल्क रूट भी है बेसिकली, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसको आप एक बार चाहें तो मैप देख लीजिएगा, जब आपको बताएंगे तो आपको इजी रहेगा समझने में। ठीक है, ये मैप ही है पूरा, इसको आप देख लीजिए। इसके आगे ये मौर्य एम्पायर कोलैप्स्ड लगभग 2200 साल पहले, जो मौर्य एम्पायर है वह खत्म हो चुका था। इन इट्स प्लेस, इसकी जगह पर क्या हुआ, रोज सेवरल न्यू किंगडम्स, नए नए, अच्छा इसके बारे में ना एक्चुअली हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको भी हम यहीं पर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, सो अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।